सिलेक्शन भी हुआ, कम उम्र में सिलेक्शन हुआ, यंगेस्ट और वायरल इंस्पेक्टर भी बने, रील्स देखी भी, रील्स बनाई भी, रील्स वायरल भी हुई। वर्दी को देख के पावर जो लोग समझ रहे हैं, पर ऐसी पावर वगैरह कुछ नहीं। पावर होती है पर पावर लॉ की होती है। आप जब लॉ समझोगे, आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार पावर है, पर हम पावर का मिस यूज नहीं कर सकते। मैं रहता हूँ पश्चिम महाराष्ट्र में, वहाँ क्या एरिया जो है वो सूखा है, वहाँ पे बहुत सारा। तो हम जैसे जो खेती करने वाले कुटुंब से आते हैं, हम जैसे मतलब जो लोग हैं जिनके पास कोई चारा नहीं दूसरा कि क्या करें हम, तो उनके लिए एकमात्र विदाउट इन्वेस्टमेंट बोलो कि सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है। मतलब हम अभी खेती करते हैं, तो मुझे एक था कि यार मैंने कुछ नहीं किया तो मतलब उनकी खेती कभी छूट नहीं पाएगी। उनको भी मतलब जब तक बुढ़ापा नहीं आता तब तक उनको खेती करनी पड़ेगी। तो वो मोटिवेशन थी। मतलब मोटिवेशन आपको कहीं वीडियो देख के नहीं आती, आपके आसपास में जो लोग हैं, आपके दोस्त है, आपके पेरेंट्स, उनको देख के आपको मोटिवेशन आएगी। बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं जिस रास्ते से मैं पहले कॉलेज आता था, अब उसी रास्ते से मैं मेरे ऑफिस जाता हूँ। और ऐसा नहीं कि परेशानी ना नहीं है, हर किसी की जिंदगी में परेशानियां हैं। तो जो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहे, एकदम मन लगा के पढ़ाई की, खुद को फंसाइएगा मत, फैमिली को मत फंसाइए। जो भी आप मतलब पढ़ाई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेके चल रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज के इस एपिसोड में मैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जो कि मेरा बहुत खास मित्र भी रहे हैं, मैं उनका इंटरव्यू आपके सामने लेके आया हूँ, जिनका नाम है तेजस गनवत, जिन्होंने सीजीएल 2022 से अपने होम स्टेट में सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर के पद पर जिनका चयन हुआ। तो आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ द यंगेस्ट एंड द वायरल इंस्पेक्टर तेजस गनवत। तेजस भाई, आप यंगेस्ट इंस्पेक्टर भी बन गए हो, घर वाले भी बहुत खुश हैं, रील्स भी वायरल हो रही हैं, तो कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पर सबसे अच्छी बात ये है कि यार घर वाले, जब आपका सिलेक्शन होता है और आपके घर वाले प्राउड फील करते हैं ना, वो सबसे बढ़िया फीलिंग होती है। मतलब पेरेंट्स के आगे ना कुछ भी नहीं है। मतलब पेरेंट्स खुश है तो हम खुश है। आपकी सीजीएल की जर्नी, कब आपकी ग्रेजुएशन हुई, सीजीएल की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे दिमाग में आया कि ऐसे सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए, और जब सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन हुआ तब आपकी उम्र कितनी थी? पहली बात तो है कि मेरा ये था कि मैं एसएससी सीजल के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मैं सेकंड ईयर में आया तो मेरा एक दोस्त है करीब का सौरभ बोल के, तो उसे पता था कि मेरा मैथ्स एकदम स्ट्रांग है, और आपको एसएससी के लिए मैथ्स और इंग्लिश दो ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसने मुझे बताया कि तू फॉर्म भर लिया कर यार एसएससी के। तो मैं भरता नहीं था, तो मेरा फॉर्म भी वही फिल कर रहा था मतलब पहले एग्जाम के लिए। तो उसकी वजह से मुझे सब पता चला कि यार एसएससी कुछ तो होता है जिसकी वजह से हम सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 2 ऑफिसर बन सकते हैं। तो वहां से मतलब सेकंड ईयर से मुझे मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने उसके बारे में वीडियो देखना यूट्यूब पे शुरू किया, मतलब क्या होता है, कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो वही से आदत लग गई कि मैथ्स तो मेरा एकदम शुरू से फेवरेट था। तो ज्यादा कुछ मतलब उसमें नया नहीं लगा। और मैं स्टेट पीसीएस का भी मतलब मन में था करने का, तो वो हो जा रहा था। मतलब सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जैसे मुझे टाइम मिलता था तो मैं वो कर लेता था। और जब थर्ड ईयर हुआ तो मैंने 22 की एग्जाम दी सीजीएल की। तो मुझे भाई ऐसे नहीं लगता था कि मैं पहले प्रयास में कर पाऊंगा, पर एकदम तैयारी एकदम अच्छी हुई थी। एकदम मॉक्स विक्स दे रखे थे, एकदम बढ़िया से मॉक्स में मार्क्स आ रहे थे। तो जब रिजल्ट आया मई में तो बहुत अच्छा लगा कि मैं जो पोस्ट मिली एक्साइज इंस्पेक्टर, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, तो एकदम बढ़िया सा फील हो गया यार। और मेरी जब वहाँ पे मेरी एज थी तो 21 साल थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। और तेजस, आपका ये अटेम्प्ट कौन से नंबर का रहा? वो पहला ही था मेरा। पहला attempt। तुरंत ग्रेजुएशन के बाद ही दिए थे ना। देखो यार, पहला अटेम्प्ट था, है ना, और ड्रीम जॉब मिली है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अच्छे मन से, शिद्दत से अगर मेहनत करते रहेंगे तो आपकी बात जरूर बनेगी, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो तेज भाई, बात करते हैं कि आपके जो सोर्सेज रहे तैयारी में, क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी 2022 में हुई और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आपका जो है पहले प्रयास में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने ऐसे कौन से मेंटोर्स और ऐसे कौन सी बुक्स को फॉलो किया जिनकी वजह से ये इतना स्मूथ और इतना जल्दी ये चीजें रही? आपने क्या अलग किया अपने सिलेक्शन के लिए? मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने अलग जो किया कि मैंने सिलेक्टिव जो सिलेबस है वही पढ़ा।
मतलब एसएससी का आप देखोगे मतलब बाहर मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, पर हर एग्जाम के लिए यही चीज अप्लाई करनी होगी कि जो आपको एग्जाम में आने वाला है, जो सिलेक्टिव है, जो इम्पोर्टेंट है, वही पढ़ना है आपको। मतलब आप समुंदर तो बहुत पानी है, पर उसमें से हम जितना चाहे वही उतना ही निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये किया था कि मैं मुझे जो चीज नहीं आती है वही मैंने सीख ली थी। मतलब हमारे महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस की तो बहुत अवेलेबिलिटी कम है, तो मैंने लाइब्रेरी में बैठ के ही किसी क्लास के एप्लीकेशन पे क्लास की थी मोबाइल पे, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल है, तो वही देख के ही मैंने पढ़ाई की थी। और वैसे मेंटर मेरा मतलब मैथ्स के लिए तो मैंने आदित्य रंजन सर को रेफर किया था। मैं मतलब बोलना चाहता हूँ क्योंकि वही एक थे कि जिनको मतलब हम कोरिलेट कर पाते थे कि हाँ ठीक है यार कोई तो है मतलब मैथ्स पढ़ा रहा है। इंग्लिश के लिए तो यूट्यूब से देख लेते, इंग्लिश के लेक्चर्स भी, ऐसे जीएस के लिए भी यूट्यूब ही मतलब सब सारी ज्यादातर चीजें मैंने यूट्यूब पे ही देख ली थी। हाँ तैयारी, और तैयारी मैंने पुणे में बैठकर मतलब लाइब्रेरी में बैठ कर की थी, कहीं मतलब ऑफलाइन क्लास नहीं लगे। तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एक और बहुत खास बात ये है कि तेजस बताएंगे कि ग्रेजुएशन तेजस की कहाँ से हुई और पोस्टिंग भी तेजस को कहाँ। तो मतलब यहाँ पे तो मेरा लकी समझो कि अच्छा था कि एक तो मेरी ग्रेजुएशन हुई है पुणे से और मेरी पोस्टिंग अभी पुणे में ही मतलब सेम मुझे जहाँ चाहिए थी वही पोस्टिंग मिली मुझे। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं जिस रास्ते से मैं पहले कॉलेज जाता था अब उसी रास्ते से मैं मेरे ऑफिस जाता हूँ। तो तेजस भाई जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, तो इसमें अगर बात करें तो आपका प्रैक्टिकल और एक आइडियल टाइम टेबल क्या रहा था और आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? मैं एवरेज बताना चाहता हूँ कि मैंने 10-12 घंटे तो पढ़ाई की होगी हर डेली। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली 10-12 घंटे पढ़ता था, पर एवरेज मंथ में 25-26 दिन तो मैं 10-12 घंटे पढ़ता था। और इतना पढ़ना ही चाहिए क्योंकि सिलेबस वास्ट है एसएससी का, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स देने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको टाइम टू उतना देना पड़ेगा एसएससी के लिए। तो एंड मेरा टाइम टेबल ये रहता था कि मैं मेरी कोशिश ये रहती है कि सुबह जल्दी मैं लाइब्रेरी पहुंचूं, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा है कि सुबह जो हम पढ़ते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ध्यान में रह जाता है, मतलब लर्न आप जल्दी कर सकते हो। तो मैं 7:30 ग्रास्पिंग जल्दी होता है, तो मैं 7:30-8 बजे तक लाइब्रेरी में जाता ही था। और सुबह के टाइम में जो चीजें मुझे मतलब पसंद नहीं है, जो सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, मतलब कुछ याद करना हो, तो वो चीजें मैं 12-1 बजे तक पढ़ता रहता सुबह। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी कि जो चीजें मुझे नहीं आती वो सुबह सुबह फ्रेश माइंड से मैं पढ़ूं, क्योंकि फ्रेश माइंड से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी और चीजें याद भी रह सकती है। तो तेजस बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और मॉक्स की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना बड़ा रोल है और आपने कितने मॉक्स लगाए प्री और मेंस के मिला के अगर बात करें? मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको मॉक्स देना जरूरी, मतलब बहुत जरूरी है। प्री के पहले 1.5 महीना और मेंस के पहले 2, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपने मॉक्स देना चाहिए। क्योंकि मॉक्स कैसे होता है कि जैसे प्रैक्टिस मैच होती है वर्ल्ड कप के पहले, तो उसी तरह से हमारी मॉक्स प्रैक्टिस मॉक है। आप मॉक्स में आपको पता चलता है कि यार कहाँ हम कम कितने पानी में, यस श्योर कि आपको मार्क्स कितने पड़ रहे हैं, और आपको मतलब खुद ही को पता होता है कि आप हम कहाँ जो मतलब गलती कर रहे हैं। ये टॉपिक मुझे डिफिकल्ट जा रहा है, इसकी मुझे या फॉर्मूले याद नहीं रह रहा, मुझे ये वाला टॉपिक और पढ़ना चाहिए, इसकी मुझे वीडियो देखने की जरूरत है, एक कंसेप्ट में बार बार भूल रहा हूँ जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको मॉक्स में पता चलेगी। जब आप फाइनल मैच खेलेंगे, फाइनल खेलेंगे, तब आप वहाँ मतलब कोई मतलब गुंजाइश नहीं है आपको, मतलब करेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको मॉक्स देना इसलिए जरूरी है कि आप आपकी गलतियां जो है वो सुधार सकते हैं। फाइनल एग्जाम में होता क्या है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या गलती की है, और आपको एग्जाम होने के बाद आपको मतलब टाइम नहीं, मतलब उसका कोई मतलब अर्थ ही नहीं रहता कि आप उसको कुछ करेक्ट करें। तो सब कुछ हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, आपको आपने सिली मिस्टेक की हुई थी, सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है तो आपको मॉक्स देना ही पड़ेगा। और मैं ये नहीं बताऊंगा कितने मॉक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे भी याद नहीं कितने मॉक्स दिए, पर मॉक्स देना जरूरी है। मैं यही बोलूंगा कि दिन में जितना मतलब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक दे सको उतना दो आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मॉक्स इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मॉक्स। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना बड़ा रोल है? यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में होता क्या है कि आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एक बार पता चला कि आप प्रीवियस ईयर में ये इस टॉपिक के इतने बार मतलब इतने मार्क का पूछा है, ये टॉपिक्स पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कई बार तेजस भाई क्या होता है कि हम किसी टॉपिक में वीक होते हैं और हमें उस टॉपिक की वेटेज नहीं पता होती, तो इसलिए भी हमें जरूरी है, हो सकता है उसकी वेटेज ज्यादा और हम उसको इग्नोर करके चलें। वो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब बैकबोन प्रीवियस ईयर और मॉक्स अगर खाली कोई ये बच्चा भी कर ले तो तो नौकरी हाँ, नौकरी उसकी लग पक्की, जाएगी yes, ना। yes, नौकरी लग जाती है। पर अच्छी पोस्ट निकालनी है तो आपको पढ़ाई भी करनी होगी, पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना होगा। यस, कि क्या सक्सेस में लक फैक्टर भी काम करता है, या जैसे कि अगर आपके बारे में बात करें या आपके आस पड़ोस में भी बोल देते होंगे कि बहुत कम उम्र में या लक ने काम किया, तो क्या आप ऐसा मानते हो कि सक्सेस में लक फैक्टर काम करता है? लक फैक्टर तो यार हर जगह लक फैक्टर होता है, मैं इस बात को मानता हूँ। पर ऐसा नहीं कि आपका लक 98% है और आपका मतलब हार्ड वर्क 2% में, ऐसा नहीं होता। 99% आपका हार्ड लक ही होगा, 1% आपको लक होगा। क्योंकि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, मतलब भगवान सब देखता है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको, उतनी परसेंटेज के हिसाब से आपको तुम्हारा लक साथ देगा। इसलिए आपको हार्ड वर्क करना जरूरी है। लक के भरोसे मत रह जाओ, आप हार्ड वर्क करो, लक अपने आप आपके साथ आ जाएगा। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग पोस्ट है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सीजीएल टॉपर्स एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट को मतलब सिलेक्ट करते हैं, जो टॉप 10 वाले जो होते हैं वो भी सिलेक्ट करते हैं। तो अब जैसा कि हमारा भी एक्सपीरियंस 2-3 महीने का हो चुका है, तो आप अपनी पद के बारे में या इस पोस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर लोग इसलिए लेते हैं कि एक तो वर्दी वाली जॉब है, सबसे मतलब सबका रीजन ये होता है कि वर्दी वाली जॉब है। नहीं, मैंने भी वही इसलिए लिया था कि यार मुझे होम स्टेट मिल जाता है और वर्दी भी थी, तो मतलब वर्दी की जो क्रेज अलग ही है इंडिया में हमारे। तो हमारे यहाँ भी बहुत, मतलब हमारे हर एक स्टेट में तो वर्दी की क्रेज होती रहती है। पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है एक्साइज इंस्पेक्टर। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज में काम करना मिलेगा। जैसे इनकम टैक्स में एक ही टाइप का काम होता है, वैसे जीएसटी में, यहाँ एक्साइज में, कस्टम्स में अलग अलग टाइप का, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आप थोड़ा थोड़ा टाइम, कुछ साल काम करके दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। मतलब वैरायटी ऑफ वर्क यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब वर्दी को देख के पावर जो लोग समझ रहे हैं, पर ऐसी पावर वगैरह कुछ नहीं, पावर होती है पर पावर लॉ की होती है। आप जब लॉ समझोगे, आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार पावर है, पर हम पावर का मिस यूज नहीं कर सकते। मतलब जहाँ चाहिए वहाँ ही पावर यूज कर सकते हैं। तेजस, बात करते हैं कि आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आपका जो कांस्टेंट मोटिवेशन था और इतनी जल्दी जो आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कहानी है, या आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन रहा पूरी जर्नी में आप? यार मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो मेरे पापा है, क्योंकि मैंने मेरे पापा को बचपन से देखा है कि हमारी इतनी पर घर की कंडीशन जो ठीक नहीं थी बचपन से, तो मैंने पापा को ग्रोथ करते हुए देखा है। मेरे पापा भी खेती करते हैं, तो मुझे एक था कि यार मैंने कुछ नहीं किया तो मतलब उनकी खेती कभी छूट नहीं पाएगी। उनको भी मतलब जब तक बुढ़ापा नहीं आता तब तक उनको खेती करनी पड़ेगी। तो वो मोटिवेशन थी। मतलब मोटिवेशन आपको कहीं वीडियो देख के नहीं आती, आपके आसपास में जो लोग हैं, आपके दोस्त है, आपके पेरेंट्स, उनको देख के आपको मोटिवेशन आएगी। और दूसरी चीज बात है कि यार मेरे जो दोस्त थे, रूममेट्स थे, वो बहुत मोटिवेट करते थे कि यार तू बनेगा, तू इतनी बार पढ़ाई की है। और दूसरी चीज है कि कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। मैं बचपन से मतलब पढ़ाई करते आ रहा हूँ, मतलब कहीं 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, मतलब वो जो कंसिस्टेंसी रहती है वो बहुत अच्छी बात है कि जब आप फ्लो में रहते हो तो कोई भी चीज आप आसानी से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और दूसरी बात ऐसी है कि जो मेरे पापा है, तो उनकी मतलब बचपन से मतलब वो बोलते, मतलब मुझे कोई बोले नहीं कि तू गवर्नमेंट ऑफिसर बन, पर उनका पता चलता था कि उनको भी लगता है यार कि हम, किस पेरेंट को नहीं लगता कि उनका बच्चा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर ना बने। क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर की मतलब बहुत समाज में जो रिस्पेक्ट अलग है। तो उनकी जो मतलब एक अंदर की जो इच्छा थी कि मेरा बेटा बनना चाहिए, तो इसलिए मेरी मतलब वो इंस्पिरेशन था कि यार नहीं, मुझे बनना है और बहुत जल्दी बनना है, ये था मेरा। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो मैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ, पश्चिम महाराष्ट्र में, वहाँ का एरिया जो है वो सूखा है, वहाँ पे बहुत सारा। तो हम जैसे जो खेती करने वाले कुटुंब से आते हैं, हम जैसे मतलब जो लोग हैं जिनके पास कोई चारा नहीं दूसरा कि क्या करें हम, तो उनके लिए एकमात्र विदाउट इन्वेस्टमेंट बोलो कि सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है। मतलब जो जहाँ पर हमारे जहाँ पर हमारे पेरेंट्स इतनी धूप में मेहनत करते हैं, उसी जगह हम फैन के नीचे बैठकर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। वो एक मोटिवेशन था कि यार वहाँ पे हमारे पेरेंट्स धूप में क्यों कर रहे हैं, हमें तो बैठ के पढ़ाई करनी है, खाली दिमाग लगाना है वहाँ पे, तो वो तो हम कर सकते हैं उनके लिए। तो वही एक मोटिवेशन था कि कुछ भी हो जाए, मुझे उनके वो दिखते थे काम करते टाइम, और मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगा और जल्दी से जल्दी में वही पोस्ट निकालूंगा। और हम जैसे जो जिसका विदाउट, और ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है,
आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना, आपको खाली पढ़ना है और उसका रिटर्न जो होगा वो लाइफ टाइम आपके पास होगा। लाइब्रेरी में बैठ के एसी हाँ, पंखे के नीचे आराम से शांति से yes। सुकून से, है ना। और लाइब्रेरी में पढ़ना, तेजस भाई जैसे बात करें कि अब जब ये बात चली रही है तो सोशल मीडिया पे जैसे हम देखते हैं कि बहुत बच्चे सोशल मीडिया पे लाइब्रेरी में बैठ के वीडियोस देखते रहेंगे, रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी भी सोशल मीडिया पे है। तो बच्चे अपने आप को इस नेगेटिविटी से कैसे बचाएं और खुद को फोकस्ड कैसे रखें? इसमें मैं दो चीजें बताऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है इसमें भी। नेगेटिव चीज है कि मैंने भी बहुत बार देखा है कि हमारे लाइब्रेरी में बहुत बच्चे की रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो बातें हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ रील्स देखते रहते हैं, बाकी मतलब खाली उनका यही काम होता है कि रील्स देखना, कुछ वेब सीरीज देखना, वो असल में पढ़ाई करने वो खुद को फंसाते हैं। और दूसरी जगह ऐसा होता है कि जैसे मैं भी जब मतलब पढ़ाई करके थोड़ा बोर हो जाता था तो रील्स देखता था, शॉर्ट देखता था, पर उसमें मोटिवेशन था कि किसी ऑफिसर का वीडियो देख लिया, सिलेक्शन सिलेक्टिव का वीडियो देख लिया, वो भी एक मोटिवेशन है कि यार मैं भी वीडियो बनाऊंगा यार सिलेक्शन के बाद, मैं भी वर्दी पढ़ूंगा, मैं भी वे फोटो पोस्ट करूंगा। तो एक है कि आप इसी मतलब निगेटिव चीज को पॉजिटिवली कैसे ले सकते हो, वो सोशल मीडिया पर है। पर जब आप सोशल मीडिया का मतलब ज्यादा यूज करेंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उसका तो मतलब नुकसान ही है, उसमें कोई मतलब उसकी तरीके नहीं हो सकती। तो तेजस भाई बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। सिलेक्शन भी हुआ, कम उम्र में सिलेक्शन हुआ, यंगेस्ट और वायरल इंस्पेक्टर भी बने, रील्स देखी भी, रील्स बनाई भी, रील्स वायरल भी हुई। बहुत अच्छा लगा यार। तो फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बात तो है कि आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यार इतना अच्छा वीडियो डाल रहे हैं, कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि आपका जॉब लगने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब जॉब के पहले परेशानी होती है, एक परेशानी आपकी मतलब निकल जाएगी, आप जॉब की टेंशन नहीं रहेगी। पर ऐसा नहीं कि परेशानी ना नहीं है, हर किसी की जिंदगी में परेशानियां हैं। तो जो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहे, एकदम मन लगा के पढ़ाई की, खुद को फंसाइएगा मत, फैमिली को मत फंसाइए। जो भी आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से कीजिए, अपने आप से, फैमिली के साथ धोखा मत दीजिए। और जब आप मन से पढ़ाई करेंगे, जो भी है आपका वहाँ 100% देंगे, तो आपको रिजल्ट आएगी। अगर रिजल्ट नहीं आई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप एक पूरी तो बैकअप प्लान रखिए, प्लान बी रखिए, जो जिसकी वजह से आप मतलब यहाँ पर नहीं हुआ तो दूसरी जगह कुछ भी कर सकते हो। पर एक तो बात है कि जो लड़का पढ़ाई करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो मतलब यूजफुल रहता है किसी भी चीज में, मतलब वो यूजलेस नहीं हो जाता। तुम किसी मेहनत आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी, आपकी मेहनत यूजलेस नहीं जाएगी, आपकी मेहनत हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको कुछ ना कुछ उसका रिटर्न जरूर मिलेगा। तेजस भाई, दो शब्द अगर आप कहें कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे, और अभी जो हमारी जर्नी चल रही है, अभी हम कहाँ हैं, कैसे क्या चीजें हैं, थोड़ा सा दो शब्दों के साथ। अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि बहुत आप एग्जाम का ये कभी हमारा ड्रीम होता था कि वीडियो डाले, अभी वो पूरा हो रहा है। और हम अभी नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पर नासिर मुंबई में है, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होती है, और यहाँ पे हमने भी वीडियो शूट किया है। ऐसा है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।